आप एमक्यूएम क्यों ज्वाइन किया? जो मैंने फैसला किया था उस टाइम पे, एक जल्दबाजी का फैसला कह सकते हैं। पहली इलेक्शन में मैंने देखा कि एमक्यूएम घबराई हुई है। मुझे यही जवाब दिया गया कि वोटर्स की जरूरत नहीं है, आप जीत गए, आप घर जाके आराम से बैठे। आप अब वापस घर जा रहे हैं पीपल्स पार्टी में? कोई फैसला नहीं किया। मैं पाकिस्तान जाए करे नबील कबोल साहब। नबील कबोल एक दफा फिर मेरे साथ मौजूद है जी। नबील कबोल साहब बड़े इंकशाफात कर चुके हैं, थोड़े कंट्रोवर्शियल भी बन चुके हैं, लेकिन हकीकत क्या है? क्या नबील कबोल साहब ऐसे ही कोई बातें कर जाते हैं, जो दिल में आता है बात कर जाते हैं, या वाकई सादा है या बहुत गहरे आदमी है? ये फैसला तो मेरे ख्याल में मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप लोग फैसला कीजिए, क्योंकि नबील कबोल साहब इतने बड़ी बातें कर जाते हैं और उसके बाद उस पर क्या ठहरेंगे, कायम रहेंगे या नहीं, ये जरा देखना पड़ेगा हमें। नबील कबोल साहब मेरे साथ मौजूद है और नबील कबोल साहब कहाँ जा रहे हैं? पीपल्स पार्टी, पीटीआई या मुशर्रफ? सो कहाँ पे इनकी बैठेगा जाके जनाब? इन्होंने ठिकाना बनाया है अपना, कहाँ पे जाके बैठेंगे, कहाँ पे जाके अपना पड़ाव डालेंगे, ये अभी देखना है हमें। लेकिन इस वक्त नबील कबोल साहब ने जो बातें की वो ये थी जनाब कि मुझे कहा गया कि तुम जाके घर बैठो, वोट पड़ जाएंगे और आप जीत जाएंगे। सो अगर वोट पड़ जाएंगे और नबील कबोल साहब जीत जाएंगे और नबील कबोल साहब घर जाके सो गए और वाकई ही जीत गए अजीजाबाद से, तो क्या माजरा क्या था? क्या वहां पे पक्के वोट बने हुए थे, वहां पे शनाख्ती कार्ड पड़े हुए थे, वहां पे ठप्पे पे ठप्पा लग रहा था, या कोई और वजह थी? नबील कबोल साहब कैसे, आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। कहाँ होते हैं आप? आजकल तो आप लियारी शहरी जाना शुरू कर दिया आपने। लियारी में जाके आज आपने बड़े धमाके शमाके डाले, बड़े वहां पे आपकी खुशामदेद होता रहा। मुझे समझ नहीं आ रही, अजीजाबाद से निकले, लियारी पहुंच गए, लियारी में आज खुशामदेद हो रहा है, वहां पे जनाब ढोल ढमक्का बज रहा है। और वैसे जो इंकशाफात किए आपने जनाब अजीजाबाद के बारे में कि जनाब मुझे कहा गया कि मैं घर जाके बैठ जाऊं और मैं जीत जाऊंगा, 1,40,50,000 वोट पड़ जाएगा, ये क्या हुआ? क्या लियारी के बाद जाऊंगा तो मैं ये कहूँगा, लियारी मेरा घर है, मेरा हल्का है, और लियारी जब मैं आज गया तो मैं एज आज़ाद शख्स, एक जिसके यानी कोई लेबल नहीं था मेरे ऊपर किसी पार्टी का, एज नबील कबोल गया। और मुझे बहुत खुशी हुई कि लियारी में जब मैं बग़ैर बताए गया, चारों तरफ से लोग बाहर निकल कर आए और उन्होंने वालियाना इस्तकबाल मेरा किया। और लियारी ही मेरी ताकत है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये ताकत जो है दुनिया को पता चल जाएगा कि लियारी की ताकत को कोई भी अंडर एस्टिमेट ना करे। जहाँ तक आप समझते हैं कि ये जो बातें मैंने की हैं कि मुझे कहा गया अनीस कायम खानी साहब ने कि आप घर जाके बैठ जाए, आप जीत चुके हैं, तो इसमें कोई गैर कानूनी बात तो नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि भाई पोलिंग का इस वक्त जो नज़र आ रहा है रेशो कम है और 12 से 1 का टाइम है और ये कब बढ़ेगा। उसने कहा आप क्यों फिक्रमंद होते हैं, आपको 1.5 लाख के करीब वोट मिल जाएंगे, आप घर जाके आराम से सो जाएं। मैंने कहा तो बड़ी अच्छी पार्टी है, मुझसे कोई वर्क भी नहीं करवाई और मुझे कहा जाके सो जाएं, तो मुझे और क्या चाहिए था। और यही वजह थी कि 1 बजे मैं 90 से निकल के घर आके आराम से सो गया मस्जिद से। मैंने कहा ये जाने, इनका काम जाने, वोट किस तरह वोटर्स को निकालते हैं, किस तरीके से मुझे जिताते हैं, वो उन्होंने अपना काम किया। और मैं कह चुका हूँ ये ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, इनको पता है कि अपने कैंडिडेट्स को किस तरह जिताना है। जब आपको कहा गया नबील कबोल साहब कि आप जाके घर सो जाएं, आपको 1.5 लाख वोट पड़ जाएगा, अनीस कायम खानी साहब ने कहा, जिसने भी कहा आपको, और आप जाके सो भी गए, ऐसी क्या बेखबरी थी, ऐसी कौन सी नींद थी जो आपको आई हुई थी जो आप जाके घर पे सो गए और आपको कोई वहाँ पे फुटवर्क भी नहीं करना पड़ा, कोई कंपेन नहीं करनी पड़ी, कोई किसी से बातचीत नहीं करनी पड़ी, और जिसका इलेक्शन होता है वो तो खड़ा रहता है वहाँ पे, वो तो उसका तो बेड़ा गर्क हो जाता है कि आखिरी वक्त तक, जब तक काउंटिंग नहीं खत्म होती उस वक्त तक नहीं वो हिलता। आप कैसे जाके घर पे सो गए? और आपको कैसे पता? आप इतना अरसा, आप 2 साल आप MNA रहे, तो आपके ख्याल में आपको वोट के फरिश्ते आके डाल के चले गए थे या क्या हुआ था?
और 2 साल तक आप एमएनए रहे, तो आपने, आपका ये ख्याल नहीं है कि आपको गलत जिताया गया या आपको कोई दूसरे 2 नंबर तरीके से जिताया गया? क्या हुआ, क्या सच्ची बात बता देना अब आप। देखिए, बात यह है कि इस पे सब लोग परेशान हो गए हैं कि नबील गबोल ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जी ठप्पे लग रहे हैं और मुझे जो है फरिश्तों ने वोट दिए हैं। मैं तो देखे 1 बजे वापस आ गया घर, पीछे कौन से फरिश्ते थे, किसने वोट दिए, वोटर्स थे, जाहिर है वोटर्स भी थे उसमें, उनमें 1,40,000 में वोटर्स भी थे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें किसी वोटर्स को भी थे क्या मुराद आपकी? मतलब वोटर्स के अलावा भी कोई लोग थे? नहीं, इसमें किसी को हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये अजीजाबाद की सीट आपको पता है एमक्यूएम का गढ़ है और हमेशा जो है एमक्यूएम जीतती है। और मैं इसलिए घर जाके सो गया क्योंकि मुझे पता था कि एमक्यूएम ये सीट जीतेगी। और फ्रैंकली स्पीकिंग ये सीट एमक्यूएम की थी, मेरी नहीं थी। एमक्यूएम ने जीती और एमक्यूएम की ये सीट थी और मैंने एमक्यूएम की जो अमानत है मैंने वापस अल्ताफ भाई को दे दी। मैं वैसे आपस की बात है, मेरी समझ से बाहर है सारी चीजें कि आपने समझा कि जनाब एमक्यूएम वाले खुद ही वहाँ पे कैंपेनिंग करेंगे, खुद ही वोट डलवाएंगे। और आपने खुद बताया कि जनाब जहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे जहाँ पे आप गए थे वहाँ पे वोटर्स की तादाद बहुत कम थी। फिर कैसे हो गया ये सब कुछ? आप या बताना नहीं चाहते या आप समझते हैं कि आप सो के इस पे पर्दा डालना चाहते हैं? बड़े एक अच्छे साफ़ी हैं आपके शामी साहब, उन्होंने कहा कि नबील गबोल एक अफसानी शख्सियत हैं। और मैं समझता हूँ कि जो बातें मैं करता हूँ, जैसे आपने कहा आप भोले हैं शायद, तो भोले को शायद उर्दू में कुछ और भी कहते हैं। और मेरे माथे में ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, मैं भोला नहीं हूँ, मैं बड़ा समझदार हूँ, हर चीज़ को समझता हूँ। 27 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और जब मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं जब किसी इंसान से हाथ मिलाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उसके दिल में मेरे लिए क्या है। तो हर इंसान समझदार है। तो जो हो गया 2013 के इलेक्शन में, अभी इमरान खान वाले और ये नून लीग वाले ये सोचें कि ये जो जुडिशियल कमीशन बन रहा है, ये तो मैं राइटिंग में लिख के दे सकता हूं। एक मिनट, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, पहले एक चीज खत्म कर लें फिर आगे चलते हैं। पहले अजीजाबाद का इलेक्शन जो हुआ जिसपे आपने इतनी कंट्रोवर्शियल आप बने, उस पर जरा पहले बात कर ले, फिर चलते हैं इमरान खान साहब की तरफ और पीटीआई की तरफ और अजीजाबाद के इलेक्शन की तरफ। उससे पहले मैं लियारी की तरफ जाऊंगा। लियारी में आपने जो कुछ आज किया, आप लियारी में गए, बेसिकली लियारी की सीट आपकी सीट थी। आज आप लियारी में गए, वहां पे आपको जनाब बड़ा खुशामदेद कहा गया, ढोल ढमक्के बजते रहे जनाब, बड़ी आपको आओ भगत हुई आपकी वहां पे। कैसे आपको अच्छा लगा कि आपने अजीजाबाद की सीट ली, एमक्यूएम ने प्लेट में रख के आपको दे दी अजीजाबाद की सीट, आप फिर आज लियारी चले गए? सीट छोड़ने का कोई अफसोस नहीं हुआ आपको? अजीजाबाद की सीट छोड़ने का या एमक्यूएम छोड़ने का अफसोस नहीं हुआ आपको? मैं इस बात पे राना साहब बड़ा हैरान हूँ और बल्कि मैं परेशान भी हूँ, हैरान और परेशान दोनों हूँ, इसलिए कि एमएनए-शिप कोई छोड़ता नहीं है। और इसी एमएनए सीट के लिए आप देखें कि लोग पॉलिटिकल पार्टीज कैसे मर रहे हैं, किस तरह एक दूसरे को डंडे मार रहे हैं, किस तरीके से जो है इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं और कितने परेशान हैं। मुझे यकीन है अगर अल्ताफ हुसैन साहब को पता होता कि एनए 246 में नबील गबोल अगर रिजाइन कर लेगा और ये सीट खाली हो जाएगी और बाय इलेक्शन में ये हाल होने वाला है, तो ये यकीनन मुझे जो है वो किसी तरीके से मना लेते, किसी तरीके से रोक लेते कि मैं इस्तीफा न दूं। अब तो ये सीट सबके गले में पड़ गई है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान की नजरें इस सीट पे लगी हैं, जिस सीट को कोई पहले मैं समझता हूँ कोई पूछता नहीं था इन गरीब वोटरों को। आज उन वोटरों की अहमियत बढ़ गई है, आज घर घर वोटरों के पास जाया जा रहा है, जबकि पहले इनके पास कोई जाता नहीं था, इनको बुलाया जाता था। तो उनको तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। और जहां तक अजीजाबाद से लियारी, लियारी से अजीजाबाद, दोनों कराची के शहर हिस्से हैं। कराची मेरा शहर है, मेरा जब चाहे मैं अजीजाबाद से लड़ूं, जब दिल चाहे मैं लियारी, लेकिन लियारी मेरा घर है, मैं वहां पैदा हुआ हूं, वहां मेरे लोग हैं, मेरे चाहने वाले हैं। और जिस तरह आज हजारों की तादाद में, जब चाहूं लियारी से लड़ूं, इससे क्या मतलब हुआ? आप वापस एमक्यूएम में जाना चाहते हैं? आप तो गिले शिकवे करते रहे कि एमक्यूएम वालों ने आपको मिसट्रीट किया, फिर जब चाहूं अजीजाबाद कैसे हो? मैंने कहा कि मैं वाहिद पॉलिटिशियन हूं जो 27 साल पॉलिटिक्स किया और मैं 4 डिफरेंट सीटों से इलेक्शन जीतते हुए आया हूं, कराची के 4 डिफरेंट हलकों से।
और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बात है कि मेरे ग्रैंडफादर अल्लाह बख्श गबोल जब बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे तो वो भी लियारी से और फिर बाद में गोलीमार के इलाके से जो है मेंबर बने। तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं अजीज़ाबाद से भी MNA रहा हूँ और लियारी से भी MNA रहा हूँ। तो मैं वाहिद बंदा हूँ जो पूरे कराची में घूमता फिरता रहता हूँ, क्योंकि पूरा कराची मेरा इलाका मेरा घूमते फिरते क्यों रहते हैं आप एक हल्का क्यों नहीं अपना चुनते और उस पर क्यों कंसंट्रेट नहीं करते? हल्का तो मेरा लियारी, लेकिन मेरी आदत आपको पता है ना हर जगह मुंह मारने की है, तो मैं उसकी डिटेल में मैं नहीं जा सकता करता हूँ। उसकी डिटेल में मैं नहीं जा सकता क्योंकि वो एक पर्सनल इशू है, मैं उस पर नहीं जा सकता। लेकिन वो पर्सनल इशू पे बाद में ऑफ द रिकॉर्ड हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन द पॉइंट इज कि अजीजाबाद में जो कुछ हुआ, डोंट यू थिंक कि आप 2 साल तक जो MNA रहे उसमें आप गलत तरीके से MNA रहे? देखें, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पार्लियामेंट है ना, जिस तरह लोग कहते हैं ना, गाली देते हैं कि फलाना जो है नाजायज़ औलाद है फलाने का, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो पार्लियामेंट है ये नाजायज़ पार्लियामेंट है। और इसके मेंबर जो है वो नाजायज़ है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से 2013 में इलेक्शंस हुए हैं, धांधली हुई है, ये तो जुडिशल कमीशन मुझे बुलाए तो मैं ज़रूर जाऊँगा, मैं बताऊँगा कि पाकिस्तान में पूरा, सिर्फ सिंध में कराची में, बल्कि पंजाब में जिस तरह धांधली हुई है, जिस तरह अपने लोगों को जिताया गया है, मुझे पता है तरीक़ेकार जिस तरीके से इन्होंने जिताया अपने वोटर्स को। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी नहीं पता होगा कि किस तरीके से 2013 में जो है इलेक्शंस को बाकायदा रॉब किया गया। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा, कैसे रॉब किया गया नबील गबोल साहब, जरा थोड़ा सा हमारे साथ भी शेयर करें। इमरान खान साहब को भी नहीं पता होगा, किसी को भी नहीं पता होगा, ना रमदे को पता होगा, जस्टिस रमदे साहब को भी नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, आपको पता है। चलिए आप बताएं हमें कैसे रॉब किया गया। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को रॉब करना बहुत इजी हो गया है। अच्छा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस सिस्टम को चेंज करना चाहिए, पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को जो है चेंज करना चाहिए। गबोल साहब, सिस्टम को हम बाद में चेंज करने की बात करेंगे, फिलहाल आप बताइए कि कैसे रॉब हुआ। बहुत तरीके। पोलिंग वाले दिन आपको आप देखें, पोलिंग वाले दिन पोलिंग स्टेशन पे पुलिस का एक सिपाही नहीं होता है, जिसका इलाका होता है, जिसके मसल्स पावर होते हैं, वो अपने मुखालफिन को, जो पोलिंग एजेंट है, उनको मार के भगा देते हैं। और उसके बाद वहां पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट का, वो बेचारा डर के मारे उनको जो है एक कमरे में बंद किया जाता है, उनके लिए बिरयानी और कोको कोला की बोतलें मंगाई जाती हैं और उनको कहते हैं आराम से खाओ पियो और हमें ठप्पे मारने दो। ये एक तरीका का पोलिंग के दिन होता है। दूसरा तरीका है कि आपकी बात कर रहे हैं, कहां पे कहा जाता है कि ठप्पे मारने दो? मैं सारे पूरे पाकिस्तान में ऐसा होता है। अच्छा। हर जगह जिस चौधरी, जिस सरदार, जिस भाई का जो है जहां पर मसल पावर है, वो इसी तरह अपना पावर दिखाता है। और फिर पोलिंग के बाद असल जो धांधली होती है वो पोलिंग के बाद होती है। ये जो हमारे लोग परेशान है कि जी फौज को बुलाया जाए पोलिंग स्टेशन के अंदर, तो फौज के पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठने से लेकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर के सिग्नेचर से जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा, मैं समझता हूं फौज को बैठना चाहिए। क्योंकि जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिजल्ट, मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि एक दफा मेरे साथ ऐसा हुआ 1997 के इलेक्शन में कि एक जगह पर सिर्फ मेरे मुखालफिन को 20 वोट मिले थे, उन्होंने सिर्फ 2 0 बढ़ा दिए, उसको 2000 कर दिए, क्योंकि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पैसे लिए थे। तो ये बड़ा आसान है। अब कहां की बात कर रहे हैं तो पूरे 5 साल गुजर गए। गबोल साहब, ये कहां की बात कर रहे हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहां का था जिसने आप पैसे लिए थे आपके मुखालफिन से और 2000 वोट बना दिए? कहां की बात कर रहे हैं? मैं लियारी की बात कर रहा हूँ, 1997 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, 97 के इलेक्शन जो इलेक्शन में लड़ा था, हाँ, वहां की मैंने आपको मिसाल दी। तो ये हर जगह होता है। ये कोई इसमें इतना बड़ा शोर मचाना कि जी नबील गबोल ने कह दिया कि मैं नाजायज पार्लियामेंटेरियन हूं, मेरे हल्के में ठप्पे लगे हैं, तो भाई पूरे पाकिस्तान में ठप्पे लगे। जितने ठप्पे ज़दा लोग हैं ये सब जो है असेंबली के मेंबर बन के बैठे हैं। और मुझे बड़ी हैरानगी हुई है इमरान खान साहब पर कि उन्होंने इतना बड़ा जब स्टेप लिया और इसी धांधली वाले फेक, जिसको गालियां दी पार्लियामेंट को, उसके दोबारा मेंबर असेंबली में चले गए। उनको तो चाहिए था वो इंतजार करते जुडिशल कमीशन का, क्योंकि ये जुडिशल कमीशन के रिपोर्ट के बाद इलेक्शंस तो वैसे ही होने वाले मिड टर्म्स इलेक्शन, और वो होंगे एंड ऑफ 2015।
और ये पूरी दुनिया देखेगी किस तरह के इलेक्शन। अच्छा, आप ये अब आप नई प्रिडिक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल में आप कोई तोते की फाले निकालनी शुरू कर दी हैं आपने कि अब आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं। मैं चिल्ला काटने लगा हूँ राना साहब, मैं आपको सही बताऊं, चिल्ला काटने लगा हूँ। अच्छा, चिल्ला काट रहे हैं। मैंने जी मैं 23 फरवरी से रात को चिल्ले पे बैठता हूँ और मेरे पास सियासी मोकल हैं जो मुझे फ्यूचर के हाल बताते हैं और मेरे पास बहुत सारे नॉलेज हैं जो कि मैं मीडिया में नहीं बता सकता। अच्छा, आप चिल्ला काटते हैं, आपके पास सियासी मोकल हैं, वो आपको बताते हैं कि क्या होने वाला है, और बकौल आपके कि 2015 के आखिर में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ इसमें, अगस्त सितंबर अक्टूबर की बात कर रहे हैं, उसमें हो गए मिड टर्म इलेक्शन। नहीं जी, 25 दिसंबर 2015 को इंशाल्लाह मिड टर्म इलेक्शन होंगे। ओके, 25 दिसंबर नवाज शरीफ की बर्थडे है शायद, मियां नवाज शरीफ साहब की बर्थडे है शायद। आप ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की बर्थडे पर 25 दिसंबर को 2015 को मिड टर्म इलेक्शंस होंगे? जी इंशाल्लाह। अच्छा, चले आपकी बात ये मान लेते हैं जी, एक बड़ी नया आपने प्रिडिक्शन कर दी जनाब नबील गबोल साहब ने कि जनाब 2015 25 दिसंबर को मिड टर्म इलेक्शंस होंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की बर्थडे भी है और नबील गबोल साहब इस चीज़ पे कायम है जनाब के 25 दिसंबर 2015 को मिड टर्म इलेक्शंस होंगे। एक ब्रेक लेता हूं जी, मुझे तो ब्रेक लेनी पड़ेगी और आप लोग भी ब्रेक ले लें, क्योंकि 25 दिसंबर 2015 को नबील गबोल साहब के मुताबिक मिड टर्म इलेक्शंस होने जा रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नबील गबोल साहब ने एक बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी है जी, और कहते हैं जनाब कि मुझे ऐसी चीज़ें पता चल जाती हैं, मैं चिल्ले काटता हूँ और उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊँगा और मुझे पता चल जाता है। और एक जो उन्होंने आज एक नया तहलका मचाने की कोशिश की है वो ये है जनाब कि वो कहते हैं कि जी 25 दिसंबर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बर्थडे भी है, उनकी सालगिरह भी है और उसी दिन मिड टर्म इलेक्शंस होंगे 2015 में। इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं है मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता कि उनकी प्रिडिक्शन है और प्रिडिक्शंस तो वो करते रहते हैं। कितने वसूख से आप कह सकते हैं नबील गबोल साहब के मिड टर्म इलेक्शंस होने जा रहे हैं और 2015 में 25 दिसंबर को मिड टर्म इलेक्शंस होंगे? आपके पास क्या इसके कोई सोर्स है आपकी? ये वही सोर्स तो नहीं है जिसने आपको कहा था कि 9-0 में ऑपरेशन होने जा रहा है तो उससे पहले आप MQM छोड़ दें, या कोई और सोर्स है आपकी? राना साहब मुशर्रफ साहब ने मुबशर और मुशर्रफ बहुत मिलते हैं आपस में। मुशर्रफ साहब ने सबसे बड़ी अपनी जो वो कहते हैं हर इंटरव्यू में कि मेरी गलती थी, जबकि चौधरी शुजात हुसैन ने मुझे समझाया था कि मैं NRO की डील ना करूं, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अच्छा। मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ भी अब लोगों को ये मतलब उनको लोग कह रहे हैं, उसके जो साथी मिनिस्टर हैं, कि ये आपकी बड़ी गलती थी जुडिशल कमीशन बनाने का। जिस तरह NRO मुशर्रफ को ले डूबा, इसी तरह ये जुडिशल कमीशन की जो रिपोर्ट है वो PML नून की हुकूमत को ले डूबेगी, क्योंकि इस रिपोर्ट में मुझे पता है कि ये तकरीबन 50 सीट तो ऐसे हैं जो मैं जानता हूं कि जिसमें धांधलियां हुई हैं, जिनके एविडेंस हैं। वो एविडेंस जब सामने आएंगे, जब विटनेस सामने आएंगे और जब 45 डेज में जब इसका रिपोर्ट आएगा तो फिर इस पार्लियामेंट का कोई जवाब नहीं बनता है। यानी अगर 345 मेंबर्स में से अगर 50 जाली हैं तो मैं समझता हूँ कि पूरे का पूरा फिर पानी जो है वो गंदा हो गया, तो पूरा पार्लियामेंट गंदा हो गया, तो उस पर जो है उंगलियां उठेंगी। तो इसीलिए मिड टर्म इलेक्शन तो होना ही होना है। डेट इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ज़ाहिर है, मैंने आपको पता है मेरे पास सियासी मोकल है, उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ को तोहफा भी जो है वो 25 दिसंबर को ही मिलेगा और उनके लिए 25 दिसंबर जो है, हालांकि वो इस दिन पैदा हुए हैं, लेकिन अच्छा शगुन नहीं है उनके लिए ये दिन। मैं इस पे कोई कमेंट्स नहीं दे सकता जी, मुझे नहीं पता आपको कौन लोग ब्रीफ कर रहे हैं, कैसे ब्रीफ कर रहे हैं। एनीवेज, मुझे एक बात समझाए, आप इमरान खान से मिले थे रिसेंटली? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई, बातचीत हुई है। बातचीत हुई है, फोन पे बातचीत हुई है? जी जी, फोन पे। अच्छा, मुशर्रफ साहब से आपकी मुलाकात हुई? होने जा रही है मेरी मुलाकात। ओके।
ये नहीं कि मैं उनकी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं सारी सियासी जमातों से मिलकर जो हालात है, सियासी हालात है, उस पर उनसे मिलकर उनसे मशावरत कर रहा हूँ। ये नहीं अपने लिए कर रहा हूँ, वैसे ही मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं, इसलिए मैं मुलाकातें कर रहा हूँ। घर जो आपका है, जो आपका अपना घर है, जिसको पीपल्स पार्टी कहा जाएगा, वहां पे जरदारी साहब से मुलाकात हुई? उनसे भी बातचीत हुई है और फोन पे बात हुई है? उनके जो जी फोन पे, मैसेजेस पे। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं हमेशा कोशिश ये करता हूं कि जो गंदे अंडे हैं उनको, उनकी शनाख्त तो मैं ज़रूर करता हूं जो पार्टी के अंदर होते हैं। लीडरशिप को मैं बताता हूं हर पार्टी के अंदर गंदे अंडे हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें सब में गंदे अंडे हैं। मैं उनको मशवरे ज़रूर देता हूं कि अपने इन गंदे अंडों को बाहर निकालें तो आपकी पार्टी जो है उसमें कुछ चेंज आ सकती है। तो इस हवाले से मैंने काफ़ी बातें की हैं सबसे, और मैं समझता हूं कि देखें हालात इस वक्त मुल्क के कराची के हालात की तरफ, हालात कराची के हालात, उस पर मैं जाता हूं। आपने जो जरदारी साहब से जो गुफ्तगू की, नबील कबोल साहब, जो मैसेजेस पे की या आपने फ़ोन पे की जरदारी साहब से गुफ्तगू, कौन से गंदे अंडे थे जिनकी निशानदही की आपने पीपल्स पार्टी के? मैं गुफ्तगू की अपने आप को नहीं बता सकता, मैंने सिर्फ उनको जो जोक्स मैसेजेस होते हैं। नहीं, आप मत बताएं मुझे गुफ्तगू, आप मत मेरे साथ शेयर करें गुफ्तगू, मुझे सिर्फ गंदे अंडे जो आपने बताए, निशानदही की जरदारी साहब को गंदे अंडों की। साहब गंदे अंडे हर पार्टी में हैं। चले, आपने जरदारी साहब से पीपल्स पार्टी के गंदे अंडों की जो बात की वो कौन से थे? पीपल्स पार्टी के जो सबसे बड़ा गंदा अंडा जो है वो शर्जील मेमन है, और इससे बड़ा और गंदा अंडा कौन हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे तो बहुत सारे गंदे अंडे हर पार्टी में हैं, इवन एमक्यूएम के अंदर है। एमक्यूएम में कौन से गंदे अंडे? डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को आप मेरे सामने बिठाएं, वो जो उनकी आदत है, जिनकी वजह से अल्ताफ भाई ने बहुत दफ़ा उनको डांटा है, उनके अंदर वो भी गलत आदतें कुछ उनके अंदर, वो अच्छे इंसान थे, लेकिन अगर मुझे छेड़ेंगे, अगर मेरे खिलाफ बात करेंगे तो फिर आप उसको भी पता है मैं बलोच हूँ, फिर आसरा नहीं करता हूँ। तो इस तरह इंसान को अपनी इज्जत सबको प्यारी होनी चाहिए, और हर जमात में है, पीटीआई के अंदर भी है। अच्छा, पीटीआई में इमरान खान साहब को आपने किस गंदे अंडे की निशानदेही की? इमरान खान को अभी तक अंडे की बात नहीं की है। इमरान खान से जब मैं मुलाकात करूंगा तब जरूर उनसे ये बात जरूर करूंगा। सो आप मुझे ये बता रहे हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी में अगर आपने गंदे अंडों की निशानदेही की तो उसमें पीपल्स पार्टी में जो गंदा अंडा सबसे बड़ा आपको नजर आया वो शर्जील मेमन नजर आया। दूसरा, आपको एमक्यूएम में अगर आपने किसी बंदे की निशानदेही की जो आपकी नज़र में ठीक नहीं है वो फारूक सत्तार है। और पीटीआई में अभी आपने गंदे अंडों की या अंडे की निशानदेही नहीं की, आप मिल के निशानदेही करेंगे, ऐसी बात है? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जरदारी साहब तो कह चुके हैं लंदन जाते हुए, दुबई जाते हुए, कि हर पार्टी में गंदे अंडे हैं और हमारे पार्टी के अंदर भी गंदे अंडे हैं और उनको बाहर निकालना चाहिए, जमहूरियत को नुकसान नहीं मिलना चाहिए। जमहूरियत ख़तरे में बिल्कुल है इन गंदे अंडों की वजह से। अगर ये जमातें इन गंदे अंडों को निकाल देंगे अपनी पार्टी से तो हो सकता है जमहूरियत बच जाए। मैं मुत्तफ़िक़ हूँ जरदारी साहब के इस बात पर कि ये बात पे वज़न है। अगर कोई समझे, अगर उन्होंने कहा कि गंदे अंडों को निकालना चाहिए, जमहूरियत जो है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ जब उन्होंने ये कहा जमहूरियत को नुकसान, तो जाहिर है आप समझ सकते हैं कि जमहूरियत को क्या नुकसान हो सकता है अगर यही करप्ट लोग रहेंगे, अगर यही गंदे अंडे रहेंगे पार्टीज के अंदर। अच्छा, दो चीज़ें मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता और दोनों सवाल इकट्ठे कर देता हूँ मैं आपसे। आपने एक बात कही, आपने कहा जी NA 246 में कुछ होने जा रहा है, नंबर 1, और आपने कहा जी कि जमहूरियत को खतरा है। सो जमहूरियत को खतरा पहले बता दें आप किस चीज़ से है और फिर NA 46 में क्या होने जा रहा है। मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूँगा। देखिए NA 246 जो है इस वक्त एक टाइम बॉम्ब बना हुआ है, और मेरे इस्तीफे के बाद और लोग कहते हैं कि
ये सारी आग तुमने लगाई हुई है, और मुझे जो इस्तीफ़ा देना पड़ा वो मुझे पता है कि क्या मेरी मजबूरी थी, मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ा, मैंने इस्तीफ़ा दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे सीट के ऊपर इतने लोग लड़ेंगे मरेंगे एक सीट के लिए, सिर्फ एक MNA बनने के लिए इतना मार कुटाई करेंगे। ये हालात होगा कि लोगों की जानें महफूज नहीं है, कैंडिडेट्स के लाइफ को, जान को खतरा है, मैंने ये कहा है। ये कैसे आप कह सकते हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं? बहुत टेंस है, बहुत टेंस इलेक्शन है, और अगर फौज टेक ओवर नहीं करती है पोलिंग स्टेशंस को, तो मैं समझता हूँ इलेक्शन वाले दिन जो है बहुत एक खूनी इलेक्शन भी मैं देख रहा हूँ कि अगर फौज टेक ओवर नहीं करती है। मैं समझता हूँ फौज को तो अभी से, क्योंकि अभी सिर्फ 10 दिन रह गए, 12 दिन रह गए हैं, फौज को अभी से ही पोलिंग स्टेशंस में, एरियाज में जो है चक्कर लगाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन नहीं चल रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी, आपने देखा रात को जमात इस्लामी पर हमला हो गया, उससे पहले PTI पे हमला हुआ, उससे पहले MQ पे हमला हुआ, सब एक दूसरे को मार रहे हैं, और कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। कोई तीसरी कुव्वत इसका फायदा उठा सकता है, और वो तीसरी कुव्वत यही चाहेगा कि जमहूरियत जो पाकिस्तान में है उसको ख़त्म इस तरीके से करें कि कराची को आग लग जाए। और कराची को आग इसी सूरत में लगेगी कि कोई बड़ा नाम जो है यहाँ पर, अगर खुदा न ख्वास्ता वो उसको मारा जाए, आपको पता है कि कराची के हालात ख़राब हो सकते हैं। ऐसे हालात में इलेक्शंस भी नहीं हो सकते हैं। ऐसे हालात में मैंने ये कहा है कि मुझे लग रहा है अगर फौज नहीं आई तो फिर ये हालात पैदा हुए तो गवर्नर रूल भी लग सकता है सिंध के अंदर। मैं ज़रा रिपीट करना चाहता हूँ आपकी बातों को, क्योंकि आपने एक ही सांस में बहुत बड़े बातें कर दी। आपने एक बात कही, सांस पे बहुत बड़े बड़े काम कर लेता हूँ। खैर, मैं उन कामों की बात नहीं कर रहा इस वक्त, लेकिन मैं इस वक्त ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि NA-46 में कैंडिडेट्स की जानों को खतरा है और कुछ भी हो सकता है, और अगर फौज ने अभी टेक ओवर ना किया NA-46 को, तो किसी भी 246 को, और तो किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। और थर्ड फोर्स कौन सी है, वो एक तो मुझे बता दीजिए। और दूसरा, एक मरतबा फिर आप कह रहे हैं कि गवर्नर रूल लग सकता है। गवर्नर तो आप भी बनते बनते रह गए, और जो गवर्नर है, जो बैठे हुए हैं डॉक्टर इशरत इकबाल, वो तो अभी तक गवर्नर ही है। बहुत यहाँ पे जनाब बातें हुई, बहुत यहाँ पे र्यूमर्स चली कि फलां बन रहा है, जनरल तारिक वसीम गाजी बन रहे हैं या कोई और बन रहा है, तो वो बड़ी यहाँ पे र्यूमर्स चलती रही, लेकिन हुआ कुछ नहीं ऐसा। आपके भी नाम चलता रहा कि आप बन रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब का नाम चलता रहा कि वो बन रहे हैं, सो बहुत से नाम चलते रहे कि गवर्नर बनने जा रहे हैं, लेकिन गवर्नर तो वही है जो पहले थे। सो गवर्नर रूल लग सकता है। नंबर पहले भी कहा है कि मैंने ये आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि हमारे गवर्नर बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत शरीफ इंसान हैं, और उनके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि रेशमा गुंडों में फंस गई है। रजिया वैसे फंसती है गुंडों में, रेशमा नहीं फंसती। पता नहीं रेशमा किस तरफ आपको याद आ गई, लेकिन रजिया का इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूं कि मेरी सास का नाम रजिया, और वो बहुत नाराज हुई है इस बात पे कि मैं बार बार रजिया का जिक्र क्यों करता हूं, और बाकायदा वो आके लड़ी है मुझसे। तो इसलिए भाई मुझे इस घर से आउट नहीं हुआ, पहले बड़ा जलील ख्वार होकर मैं निकला हूँ, अभी फिर वापस अपने घर आया हूँ, तो मैं दोबारा जो है ये पंगा नहीं ले सकता हूँ। अच्छा। तो वो बहुत नाराज हो जाती है, इसलिए मैंने रजिया की जगह रेशमा इस्तेमाल कर दिया। और मुझे पता है आपकी शायद साली का नाम रेशमा है शायद। नहीं जी, मेरी साली का नाम, किसी का नाम रेशमा नहीं है। एनीवेज, अच्छा 246 पे आते हैं। 246 पे क्या होने जा रहा है, आप मुझे तीसरी फोर्स तो बता दें कौन सी है। तीसरी फोर्स तो देखें ना, वो आलमी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, मैंने उनका जिक्र किया। क्या होने जा रहा है, एक मिनट आपको आगे बढ़े, एक मिनट। आलमी कुव्वतों में बहुत सारे मुल्क आ जाते हैं, मैं स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं लूंगा। आपने कहा क्या होने जा रहा है NA-246 का, वो मुझसे पूछे ना कि अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या होगा। जी बताइए। मैं समझता हूँ कि अगर इलेक्शन हो गए तो जाहिर है सीट MQM की, MQM जीतेगी। बात यह है कि MQM इस वक्त सिर्फ इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ रही है कि MQM को ये सीट जीतना है। MQM इलेक्शन इसलिए लड़ रही है कि MQM अपना पिछला रिकॉर्ड कायम करना चाहती है कि जितना 1,40,000 जैसे मुझे मिले थे वो वोट, इतने ही मिले। लेकिन अगर MQM की लीड भी अगर कम हुई, मैं समझता हूँ अगर 15-20 हज़ार की लीड से भी जीता तो वो ये MQM की हार होगी।
और ये अल्ताफ़ हुसैन साहब पसंद नहीं करेंगे, और राब्ता कमेटी वाले फिर मैं समझता हूँ दोबारा जो गुस्सा है अल्ताफ़ हुसैन साहब का वो उनको वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक आखिरी चीज बताइए मुझे सच्चे दिल से, दिल पे हाथ रख के, क्या आप समझते हैं कि जो आपको इलेक्शन, आप जो इलेक्शन लड़े थे, आप जो इलेक्शन जीते थे NA-46 से, MQM ने आप पे उस वक्त मेहरबानी की थी, क्योंकि उस वक्त आपकी जो सिचुएशन थी पीपल्स पार्टी छोड़ने के बाद, नबील कबूल साहब, वो एक कोई इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन MQM ने आपका हाथ पकड़ा था, और आपका हाथ पकड़ के अगर उन्होंने आपको जितवाया भी था, क्योंकि उनका गढ़ है अजीज़ाबाद, अगर जितवाया भी था और उन्होंने बंदों को खुद निकाल के बुला के एक्टिवेट करके आपको वोट डलवाए भी थे, तो फिर मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, आपके पास टाइम कम है, मैं उसके जवाब देना चाह रहा हूँ। ये बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ, शायद पिछले दूसरे चैनल्स में नहीं कहा मैंने। बिल्कुल उन्होंने एहसान किया, उन्होंने मुझे अपने घर की सीट दी। बाद में उसी पार्टी के लोगों ने जो है जो एहसान किया, 6 महीने के बाद उन्हीं पार्टी के लोगों ने मेरी वो जो इज्जत है, वो इज्जत नफ्स है, उसका ख्याल नहीं रखा।